नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, वेरी गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे मेरी ओर से। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में साथियों व्यस्त होंगे। बिल्कुल साथियों, पढ़ाई में व्यस्त रहना है क्योंकि ऐलान हो चुका है जंग का। और इस जंग में दोस्तों हमें अपने कलम की माध्यम से, हमें अपनी कलम की माध्यम से, लेखनी के माध्यम से जो है वह इस युद्ध को या इस युद्ध पर विजय पाना है। दोस्तों, विजय पताका फहरनी चाहिए। उत्कर्ष के विद्यार्थियों की पताका, उत्कर्ष पताका जो है वो रण के मैदान में दिखाई देनी चाहिए। तो तैयारी कर ली है दोस्तों, और रणनीति बना ली होगी, और बना ली है तो कूद पड़ो दोस्तों। और यहां पर जो 16वां अध्याय, अंतिम दिन, सब कुछ खत्म। चलिए साथियों, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, साथियों प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, 16वां अध्याय प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा वन शॉट आज ही खत्म। मतलब हमारा रिवीजन का पाठ्यक्रम खत्म, उसके बाद हमारी क्लास भी खत्म। साथियों बिल्कुल सही है, तो एक बार बता दूं, फटाफट से शेयर कर दीजिए। वन शॉट में चैप्टर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। जिसको नंबर चाहिए वो पढ़ेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल ठीक साथियों, तो आगाज कर लिया है दोस्तों। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। जो आज हम पर हंस रहे हैं कि फालतू के उत्कर्ष से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, वही लोग दोस्तों कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, कर दिखा कोई कमाल। बिल्कुल साथियों, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके कारण हमें या हम पर या हमारे परिवार पर लोग अभिमान करें। एक बार फिर से साथियों, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब क्या करेंगे? अभिमान करेंगे। साथियों अभिमान करेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं होने वाली। चलिए साथियों, किसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए, वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव, ये सारे हैं साथियों प्राकृतिक संसाधन, अर्थात प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन, प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन। बिल्कुल साथियों, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। साथियों प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा। पहला है समाप्य संसाधन, दूसरा है साथियों असमाप्य संसाधन। हमने प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला है साथियों समाप्य संसाधन, दूसरा है साथियों असमाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। समाप्य संसाधन दोस्तों जो बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। जैसे कोयला, पेट्रोलियम की बात की है साथियों, तो समाप्य संसाधन क्या है? ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। उसी प्रकार साथियों असमाप्य संसाधन, उसी प्रकार साथियों असमाप्य संसाधन और असमाप्य संसाधन ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होंगे। बिल्कुल साथियों, जो समाप्त नहीं होंगे उसे कहेंगे असमाप्य संसाधन। जैसे वायु दोस्तों, वायु। चलिए साथियों, सबसे पहले हमने पढ़ा था कल की क्लास में पर्यावरण दिवस। साथियों पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से दे दीजिए इसका उत्तर। चलिए साथियों, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ अध्याय है। 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर साथियों और 1 मई। 8, 5, 17 और 1 मैं बता दूं साथियों, पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों 5 जून। बिल्कुल साथियों, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या बात है, 5 जून इसका सही उत्तर रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करता हूं पर्यावरण संबंधी समस्याएं। साथियों पर्यावरण संबंधी समस्याओं में पहली समस्या रहेगी
प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना, प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना, प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। साथियों, प्रदूषण के प्रकार जल, मृदा, वायु, ध्वनि। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे होते हैं प्रदूषण के प्रकार। बिल्कुल होते हैं साथियों प्रदूषण के प्रकार। अब आता है साथियों प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी साथियों? तो मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में है। साथियों, संसाधन सीमित मात्रा में है, संसाधन लिमिटेड है। अगर इन संसाधनों का लगातार आप दोहन करते जाओगे, लगातार आप दोहन करते जाओगे, एक समय बाद सब समाप्त हो जाएंगे, एक समय बाद सब समाप्त हो जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी, अरे हमारे लिए तुमने क्या रखा, क्या रखा, क्या रखा हमने, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों की हमें प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि साथियों संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। पहली बात, संसाधनों का उपयोग दैनिक जीवन में होता है। यदि हम इन संसाधनों का उपयोग अल्प समय में कर लेंगे तो अपनी भावी पीढ़ी को संसाधनों से वंचित रहना पड़ेगा, बिल्कुल वंचित। इसीलिए संसाधनों का सोच समझकर मितव्ययता से इसका उपयोग करना चाहिए साथियों। अब देखो अगला प्रश्न भी आ गया है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि साथियों संपोषित विकास के लिए, याद रखना साथियों, संपोषित विकास के लिए जो है वो एक भाग विविधता को बचाने के लिए साथियों, विविधता को बचाने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधन को दूषित होने से बचाने के लिए, संसाधनों को समाज के सभी वर्गों में उचित वितरण और शोषण के लिए, उचित वितरण और शोषण के लिए। तो यह है साथियों प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता। चलिए साथियों प्रश्न देखते हैं, संपोषित प्रबंधन क्या है? जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन इस तरह का हो कि ये संसाधन इन पर निर्भर रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को तो पूरा करने के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान कम से कम पहुंचाए। बिल्कुल साथियों, हमने कहा संपोषित प्रबंधन का मतलब है जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं उनका सोच समझकर मितव्ययतापूर्ण उपयोग कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे लिए बेहद लाभदायक हो, बहुत फायदेमंद हो। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं साथियों, संपोषित प्रबंधन की बात कर रहा हूं साथियों, संपोषित प्रबंधन की बात कर रहा हूं तो पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाए। जो संसाधन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, जो संसाधन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसका मतलब वो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल साथियों, तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या हो गया? संपोषित प्रबंधन जो है जिसके कारण हम सुरक्षित रहे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, संसाधनों का बराबर वितरण हो, सब जगह पे बराबर इसका उपयोग हो। बिल्कुल ठीक, संपोषित प्रबंधन यही होता है साथियों, यही होता है। क्लियर हो गई बात यहां पर? फिर देखिए प्रश्न देखो, संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? पूरक परीक्षा 2013 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर दी ना छुट्टी? बिल्कुल कर दी साथियों, छुट्टी कर दी 2013 पूरक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? क्या कर दी? छुट्टी कर दी साथियों, छुट्टी कर दी। चलिए साथियों जबरदस्त टॉपिक है, आगाज करता हूं। क्या बात है, हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे। चलिए साथियों, गंगा कार्य परियोजना। बिल्कुल साथियों, गंगा कार्य परियोजना क्या है? मतलब गंगा नदी को दूषित होने से बचाना, गंगा नदी को दूषित होने से बचाना। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर वो चैप्टर नहीं आया, वो चैप्टर नहीं आया। उनके वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं दोस्तों, ऐप में भी पढ़े हैं, यूट्यूब पर भी पढ़े हैं, तो जरूर उनको दोबारा देखे, तिबारा देखे, चौबारा देखे। नहीं आ रहा है तो एक बार अपने जो अध्यापक है उनसे भी पूछिए, अपने दोस्त से पूछिए, अपने स्तर पर करिए। जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसके चक्कर में यहां कमेंट करके इस क्लास को क्यों यहां पर हमें बर्बाद करना है? इस क्लास को हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। जो नहीं आया उसको छोड़िए। अभी यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में रहने वालों की यही प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? कि जो चीज हमारे सामने उस पर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे, हम विचार विमर्श करेंगे जो बीत गया, अरे वो बाद में देखेंगे, उसको पहले जो है वो तो देख लो एक बार। वो भी छोड़ रहा हूं, वो भी छोड़ रहा हूं, सब छूट गया, बस रोना है हमें। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। प्लानिंग कहां है आपकी? जो ये चैप्टर चल रहा है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कोई और चैप्टर की, वो चैप्टर, अरे वो दोबारा देख लो अगर कोई है तो अपने स्तर पर, वो बाद में देखेंगे। अरे हम बाद में बात करेंगे इस पर, अभी हमारे पास ये टॉपिक है पढ़ने को। शानदार तरीके से पढ़ो ना इस चैप्टर को। चलिए साथियों आ जाओ फटाफट से। चलिए गंगा कार्य योजना क्या होता है? इसको गंगा कार्य योजना को दोस्तों गंगा
एक्शन प्लान कहते हैं, शॉर्ट में कहूं तो GAP कहा जाएगा साथियों, गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना। ये क्या है दोस्तों? गंगा नदी जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, बिल्कुल साथियों, इस पवित्र नदी को हमें प्रदूषण से मुक्त कराना है। इसके लिए गंगा सफाई योजना की शुरुआत 1985 में प्रारंभ की गई। कई करोड़ की लागत वाली यह योजना गंगा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रारंभ हुई। साथियों, यह गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा सागर में जाकर यह पानी गिरता है। मतलब साथियों, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर, मतलब साथियों गंगोत्री से लेकर गंगा सागर, बिल्कुल ठीक दोस्तों। ये 2500 किलोमीटर की दूरी तय, 2500 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, जिसमें उत्तराखंड राज्य आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, बंगाल आता है। लगभग 100 शहर दोस्तों, लगभग 100 शहर के किनारे स्थित है। उनका सारा कचरा इसमें डाला जा रहा है। किसमें डाला जा रहा है? गंगा नदी में। गंगा का जल प्रदूषित होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें काफी मात्रा में अपमार्जक, वाहित मल, मृत शरीर का प्रवाह, राख, अस्थियां आदि विसर्जित की जाती है, जिसके कारण गंगा जल का पानी प्रदूषित होता जा रहा है, विषैला होता जा रहा है, जिसका प्रभाव दोस्तों गंगा नदी में जो गांगे डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली, जलीय जीवों पर इसका प्रभाव देखने को पड़ रहा है दोस्तों। इस योजना के तहत प्रतिदिन 873 मिलियन लीटर जल प्रतिदिन शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया। तो साथियों, आप देख सकते हो ये पवित्र नदी गंगा नदी, हर हर गंगे नमामि गंगे जो है यह प्रोजेक्ट जिस पर मैं बात कर रहा हूं साथियों। तो साथियों, गंगा कार्य परियोजना का उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? हमने कहा साथियों, गंगा हिमालय में स्थित उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में जाती है और इसमें इतना कचरा होता है, ये आप देख सकते हो। ये हालत है आपके सामने। मैं छायाचित्र और दिखा रहा हूं, ये छायाचित्र इस बात का प्रमाण है कि कितना गंदा गंगा नदी का पानी हो चुका है, इतना दूषित। इसी को साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए, गंगा नदी को एकदम साफ करने के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया गया साथियों 1985। बिल्कुल साथियों, क्लियर हो गई बात? यहां पर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं आगे और कुछ प्रश्नों पर शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाइए साथियों, जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं अपन और जल्दी से बात करते हैं। यहां पर हमने कहा दोस्तों, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? साथियों, गंगा कार्य योजना जो है वह किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1980, 85, 90, 95। मुझे लगता है साथियों इसका एक ही उत्तर होगा, गंगा कार्य योजना जो है वह 1985 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई दोस्तों? 1985 में प्रारंभ हुई। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जल की गुणवत्ता जांचने के तरीके। साथियों, जल का पीएच जो आसानी से सर्वसूचक की मदद से मापा जा सके। हमने कहा हमें जल का पीएच देखना है, साथियों, जल का पीएच देखना है, आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जा सके। दूसरा दोस्तों, जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है। साथियों, जल में कॉलीफॉर्म नाम का जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है और जो जल को संदूषित करता है, जल के संदूषित स्तर को दर्शाता है। साथियों, ये देखो कितना विहंगम, कितना पवित्र दृश्य नजर आ रहा है। वाकई में साथियों, ये हर हर गंगे है, यही हमारी गंगा माँ है और इतनी पवित्र नदी, इतने पवित्र घाट दिखाई दे रहे हैं साथियों। तो जल की गुणवत्ता मापने के दो तरीके। प्रश्न अच्छा बनता है, कॉलीफॉर्म पे बनता है। कॉलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है, मानव शरीर के आंत में पाया जाता है, मानव की आंत में पाया जाता है कॉलीफॉर्म। बिल्कुल साथियों, कॉलीफॉर्म मानव की आंत में पाया जाता है। यह आपने देखा। प्रश्न आता है साथियों, नमामि गंगे क्या है, कार्यक्रम क्या है नमामि गंगे और यह कब प्रारंभ किया गया? साथियों, नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। और इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी और उसके आसपास के जो घाट है उसको साफ करना, उसकी सफाई करना,
ये इसका मूल उद्देश्य रखा गया। बिल्कुल साथियों 2014 और प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने थे उस समय नमामि गंगे प्रोजेक्ट को चलाया गया। बिल्कुल साथियों नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को चलाया था, देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल साथियों ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है इस पर अपन ने बात कर ली। चलिए साथियों GAP का विस्तृत रूप क्या है? साथियों GAP का विस्तृत रूप क्या है? विस्तार से इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? मैं लिखूंगा दोस्तों गंगा एक्शन प्लान। मैं लिखूंगा दोस्तों गंगा एक्शन प्लान। बिल्कुल सही दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान जो है हिंदी में कहूं दोस्तों, अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो जान लीजिए मेरी मातृभाषा है गंगा कार्य योजना। ये GAP का पूरा नाम है साथियों, GAP का पूरा नाम। अब देखो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? साथियों गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? कहां से होता है? चलिए साथियों गंगा नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री से माना गया है, हिमालय के गंगोत्री से माना गया है गंगा नदी का उद्गम स्थल। बिल्कुल साथियों गंगा नदी का उद्गम स्थल। साथियों गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। बता दूं साथियों गंगा नदी पर कौन सा बांध दोस्तों? ये टिहरी बांध है साथियों, सबसे बड़ा बांध माना जाता है। और ये बड़ा बांध जो है दोस्तों मुझे लगता है साथियों किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य। बिल्कुल सही साथियों उत्तराखंड राज्य। बात कर ली साथियों टिहरी बांध। गंगा नदी पर जो बांध बना हुआ है कौन सा बना हुआ है? टिहरी बांध। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए साथियों कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म पर बात करें। कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वंश है, कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है। कॉलीफॉर्म जो है साथियों जीवाणु का एक वंश या वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। गंगा नदी में इसकी उपस्थिति जल के प्रदूषण स्तर को प्रदर्शित करती है। ये देखो कॉलीफॉर्म का एक ग्राफ भी है, हालांकि ये ग्राफ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बता दूं कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है, मानव की आंत में पाया जाता है। गंगा में इसकी उपस्थिति से जल प्रदूषण का स्तर प्रदर्शित होता है। इकोसिस्टम की खोज जिसने भी करी है, कोई बात नहीं आपको लग रहा है इकोसिस्टम, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ा, आप मान लीजिए जो मुझे सही लगा वो मैंने आपके सामने रखा। अभी यहां पर पढ़िए, बाकी विद्यार्थियों को भी पढ़ने दीजिए, ठीक है। चलिए साथियों आगाज करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं और कॉलीफॉर्म हमने पढ़ लिया। चलिए साथियों प्रश्नों पर आ जाते हैं। जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्नों का दौर चलेगा, टॉपिक्स का दौर चलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों का रंगारंग कार्यक्रम चलने वाला है साथियों। चलिए साथियों बात करते हैं मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा जल को दूषित करता है। साथियों मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा जल को दूषित करता है? उत्तर एक ही रहेगा साथियों, वो रहेगा क्या बिल्कुल सही दोस्तों, कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म इसका उत्तर रहने वाला है। क्लियर हो गई बात यहां पर? चलिए साथियों कॉलीफॉर्म इसका उत्तर रहेगा। बिल्कुल छुट्टी कर दी इसकी। मानवात की जो मानव की आंत में कौन सा जीवाणु जो गंगा जल को दूषित करता है? उत्तर रहा कॉलीफॉर्म। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कॉलीफॉर्म क्या है? इतना सरल प्रश्न पूछा, अगेन इतना सरल प्रश्न पूछा साथियों। कॉलीफॉर्म क्या है मैं बता दूं, वायरस, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों कॉलीफॉर्म जो है वह एक जीवाणु का वर्ग है। साथियों कॉलीफॉर्म जीवाणु का वर्ग है। जीवाणु का क्या है? वर्ग। बिल्कुल ठीक साथियों, मानव की आंत में पाया जाता है। प्रश्न आया है एग्जाम में 3R प्रणाली क्या है? साथियों 3R प्रणाली क्या है? अरे बहुत सिंपल है साथियों, 3R प्रणाली क्या है बता दूं। 3R में पहला होता है कम उपयोग जिसे कहा जाता है रिड्यूस। साथियों रिड्यूस जिसे कहा जाता है कम उपयोग, रिड्यूस जिसे कहा जाता है कम उपयोग। मैं आपको बता दूं साथियों इसका अर्थ होता है कि हमें कम से कम उपयोग करना। जैसे अनावश्यक बिजली चल रही है, अनावश्यक कमरे की बिजली अगर चल रही है, आप वहां नहीं बैठे हैं, लाइट, पंखा, टीवी, कूलर इत्यादि अगर कुछ चल रहा है तो बंद कर दीजिए साथियों। जब अब आप वहां पर नहीं है तो कम उपयोग करें। दूसरा है साथियों पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का मतलब होता है रिसाइकिल करना। पुनः चक्रण का मतलब क्या होता है? रिसाइकिल करना। तो रिसाइकिल किनका होता है? प्लास्टिक का होता है, कागज का होता है, कांच का होता है। तो साथियों
3R में 3R लिखना, रिड्यूस का R, रिसाइकिल का R, और पुनः उपयोग होता है रीयूज, मतलब फिर से R। रीयूज का मतलब होता है फिर से उपयोग करना। जैसे पीने की पानी की बोतल है, पानी पी लिया, पानी खत्म हो गया, दोबारा भर दो, दोबारा भर दो और उस बोतल का फिर से उपयोग कर दो साथियों, पुनः उपयोग करना, ये आपने देखा साथियों। तो ये यहां पर मैं 3 चीजों पर बात कर चुका हूं। 3 चीजें क्या है साथियों? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। सबसे पहले कहा रिड्यूस, दूसरे नंबर पे कहा रिसाइकिल, तीसरे नंबर पे कहा रीयूज साथियों, रीयूज। क्लियर हो गई बात यहां पर? चलिए साथियों, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। वापस बता दूं, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज साथियों, रीयूज। क्लियर हो गई बात? अब मैं बात करता हूं साथियों उस टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक वो था साथियों जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 और धुआं धुआं कर दिया मेरे विद्यार्थियों ने। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के साथियों, 3 प्रकार के, आर को स्पष्ट करो। ये 3 प्रकार का बोल रहा है तो 3 ही लिखना है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर अपन ने बताया है साथियों रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, जिस पर अपन बात कर चुके हैं। क्लियर हो गई बात यहां पर? तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज अपन ने बात कर ली। क्लियर हो गई बात यहां पर? चलिए साथियों, अपन ने रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज पढ़ा है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साथियों 5R। साथियों 5R क्या है? साथियों 5R क्या है उस पर भी बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। क्लियर हो गई बात यहां पर? मेरा यहां पर साथी से आग्रह है, इकोसिस्टम वाले भैया यहां पर पढ़िए, आपके डाउट को हम बाद में जरूर क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों, हम बात कर चुके हैं इनकार, जिसको कहा जाता है रिफ्यूज, कम उपयोग, रिड्यूस, पुनः उपयोग, रीयूज, पुनः प्रयोजन, रीपर्पस, पुनः चक्रण, रिसाइकिल। ये 5 तरीके। सबसे पहले इनकार, उपयोग न आने वाली वस्तुओं को ना कहना। अरे दोस्तों, जब सामान खरीदने जाओ, जब सामान खरीदने जाओ, जो चीज पसंद नहीं आए या जिसकी जरूरत नहीं है उसे क्यों लेना? अरे दोस्तों, जिसकी जरूरत नहीं है उसे क्यों लेना? नहीं लेना ना, इंकार कर दो। क्या कर दो? इंकार कर दो साथियों, इंकार कर दो। रिफ्यूज का मतलब होता है इंकार। दूसरा होता है कम उपयोग, रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग साथियों, रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग। उसके बाद रीयूज, रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना, जिसके बारे में बता दिया है मैंने। फिर बता दूं साथियों रीपर्पस, रीपर्पस का मतलब होता है, रीपर्पस का मतलब होता है साथियों कि जैसे उसका दोबारा उपयोग करना। जैसे मैंने कहा टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे को उगाना। हमने कहा साथियों टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे को उगाना, पुनः चक्रण, पुनः चक्रित हो जाने वाली वस्तुओं को अलग करना। हमने कहा पुनः चक्रित हो जाने वाली वस्तुओं को अलग करना। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा प्लास्टिक, कांच, धातु आदि को कबाड़ी वाले को देना, तो ये पुनः चक्रण। हमने यहां पर इंकार, कम उपयोग, पुनः प्रयोजन, पुनः चक्रण, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। तो 5R भी पढ़ लिया, 3R भी पढ़ लिया। क्लियर हो गई बात यहां पर? चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं और बात करते हैं वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ पर बात करते हैं साथियों। वाइल्ड लाइफ मतलब पहले आता है वन एवं वन्य जीव का संरक्षण। साथियों वन जो है साथियों, तगड़ा प्रश्न, खाली जगह का प्रश्न बन सकता है। वन क्या है दोस्तों? जैव विविधता के तप्त स्थल है साथियों, जैव विविधता के तप्त स्थल। तप्त स्थल को कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं साथियों? हॉट स्पॉट कहते हैं साथियों, हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्या बात है? मतलब साथियों वन जो है वह जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि साथियों विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी स्थायित्व नष्ट हो सकता है। हमने कहा साथियों वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है, इनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है, इसीलिए कहा जाता है वन और वन्य जीवों का हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। वन जो है वह जैव विविधता के तप्त स्थल है। बिल्कुल ठीक। तो यह भी आपने पढ़ लिया दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जैव विविधता, जैव विविधता पर बात करते हैं साथियों, जैव विविधता पर बात करते हैं। हमने कहा जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में, जैव विविधता
किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या है, जैसे पुष्पी, पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई बात, यहां पर क्लियर हो गई ये बात। जो बात अपन ने कही, क्या कहा दोस्तों, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली, किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां, किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियां होती है, प्रजातियों की संख्या, उसे हम कहेंगे जैव विविधता। तप्त स्थल किसे कहते हैं, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं साथियों, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, उसे कहा जाएगा तप्त स्थल, उसे कहा जाएगा तप्त स्थल, या उसे कहा जाएगा हॉट स्पॉट। दोस्तों हॉट स्पॉट उसे कहा जाएगा। चलिए साथियों बात करते हैं स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, स्टेक होल्डर कहा जाता है दावेदार। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, दावेदार होते हैं साथियों, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो या वे उसके दावेदार हो। साथियों दावेदारों को कहते हैं स्टेक होल्डर, दावेदारों को कहा जाता है स्टेक होल्डर। साथियों स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, ऐसे लोग जिसका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो उसे दावेदार कहते हैं। या जिसकी अगर बात करें वन्य संसाधनों के विभिन्न दावेदार स्टेक होल्डर कहलाते हैं। वन्य संसाधनों के विभिन्न दावेदार क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर कहलाते हैं। साथियों याद रखना साथियों, ये प्रश्न पूछा गया, संसाधनों के दावेदारों का वर्णन करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। संसाधनों के दावेदारों का वर्णन करें साथियों, संसाधनों के दावेदारों का वर्णन करें, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको बता दूं साथियों, संसाधन के 4 दावेदार। दावेदार कौन, जो किसी चीज पर अपना मालिकाना हक रखते हैं। दावेदार कौन, जो ये कह सकते हैं ये चीज मेरी है, इस पर अधिकार मेरा है, उसे कहा जाएगा स्टेक होल्डर। मतलब जो वनों के दावेदार होते हैं, जो वनों के दावेदार होते हैं उन्हें कहा जाता है साथियों स्टेक होल्डर। और स्टेक होल्डर पर बात करूं तो साथियों दावेदार मतलब वनों पर उनकी निर्भरता। साथियों वनों पर कौन कौन निर्भर होते हैं, सबसे पहले वनों पर निर्भर होते हैं स्थानीय लोग। साथियों स्थानीय लोग, जो लोग वनों में रहते हैं, जो लोग वनों में रहते हैं या वनों के आसपास रहते हैं, या तो वो वन में रहते हैं या जो वनों के आसपास रहते हैं, उसे कहा जाता है स्थानीय लोग, उसे कहा जाता है स्थानीय लोग। क्लियर हो गई बात यहां पर। चलिए साथियों ये चीज क्लियर हो गई, अपन ने बात कर ली, हमने कहा स्थानीय लोग क्या होते हैं, स्थानीय लोग क्या होते हैं, स्थानीय लोग क्या होते हैं दोस्तों, अपनी आवश्यकता के लिए जो वनों पर आश्रित है, अपनी आवश्यकता के लिए जो वनों पर आश्रित है उसे कहा जाएगा स्थानीय लोग। दूसरी बात है सरकारी वन विभाग, दूसरी बात है सरकारी वन विभाग। सरकारी वन विभाग क्या होता है, वन विभाग का मतलब होता है दोस्तों सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है, सरकार के वे अधिकारी, सरकार के वे अधिकारी जिनका वनों पर स्वामित्व है, जो वनों की देखरेख करते हैं, जो वनों की देखरेख कर सकते हैं, वो कहलाते हैं स्टेक होल्डर। क्या कहलाते हैं साथियों, स्टेक होल्डर कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात यहां पर। तो स्टेक होल्डर के 2 तरीके पढ़े, पहला तरीका पढ़ा स्थानीय लोग। स्थानीय लोग कौन, जो वनों में रहते हैं, वनों के आसपास रहते हैं, जो वनों की रखवाली करते हैं साथियों, वो स्टेक होल्डर हो गए पहला। दूसरा क्या बताया, वन अधिकारी, जिनका वनों पर स्वामित्व है, जो वन अधिकारी रोज जो है वनों के आसपास घूमते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है, वो लोग कह सकते हैं ये वन हमारे हैं, हम इनकी देखरेख करते हैं, इन वनों पर हमारा अधिकार है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है साथियों बिजनेसमैन, उद्योगपति। उद्योगपति जिनका उद्योग, जिनका व्यापार वनों पर चलता है, जैसे फर्नीचर का उद्योग। फर्नीचर का उद्योग साथियों वनों पर निर्भर है, वनों पर निर्भर है। इसका मतलब साथियों वो ये कह सकता है कि वनों पर हमारा अधिकार है, क्योंकि वन की लकड़ी का उपयोग कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं साथियों, तो वो ये कह सकता है। क्लियर हो गई बात यहां पर। चलिए साथियों वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी, वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी की बात करूं अगर मैं, तो वे लोग जो वनों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, जानवरों के बीच रहना पसंद करते हैं,
जंगलों में घूमना जिनको पसंद है, वो लोग साथियों जिनका वनों से बहुत ज्यादा लगाव है साथियों, वन्य प्रेमी की बात कर दी। चार चीजें हैं साथियों, चार चीजें हैं जिस पर अपन बात कर रहे हैं। पहली चीज स्थानीय लोग, दूसरा सरकारी वन विभाग, तीसरा उद्योगपति, चौथा वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी। ऐसे चार प्रकार के लोगों पर अपन ने बात कर ली। अब साथियों कुछ आंदोलन की शुरुआत करता हूं और ये पहली आंदोलन की शुरुआत करूं तो वो है साथियों खेजड़ली आंदोलन। साथियों राजस्थान की पावन धरा, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ये वो कहावत है दोस्तों, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। अगर शीश कट जाए पेड़ों के लिए तो भी सस्ता सौदा है, क्योंकि ये पेड़ लाखों लोगों को जीवन दान देते हैं साथियों, ये पेड़ लाखों लोगों को जीवन दान देते हैं। एक ऐसी घटना राजस्थान के मारवाड़ की इस पावन धरा पर, जोधपुर की धरती पर साथियों, जोधपुर की धरती पर खेजड़ली गांव, जो जोधपुर से महज 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर जो खेजड़ली गांव है दोस्तों, खेजड़ली गांव, बिल्कुल सही दोस्तों, खेजड़ली गांव के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए अपने 3 पुत्रियों के साथ सबसे पहले बलिदान देने वाली वीरांगना यहां पर अमृता देवी बिश्नोई, बिल्कुल साथियों अमृता देवी बिश्नोई की बात कर रहा हूं, जिन्होंने पेड़ों की रक्षार्थ हेतु खेजड़ी के पेड़, किसके पेड़? खेजड़ी के पेड़ थे साथियों। तो खेजड़ी के पेड़ों की बात करें अगर अपन, तो खेजड़ी के पेड़ों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया पेड़ों के लिए साथियों, पेड़ों के लिए, वनों के लिए 363 लोग थे साथियों। किताब में 1731 लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं सही आंकड़ा है 1730 की यह घटना है, सितंबर 1730 की यह घटना है, सितंबर 1730 की यह घटना है। किताब में 1731 लिखा हुआ है, बुक में गलत लिखा हुआ है, आप एक बार गूगल पर जरूर सर्च करें। उस पावन धरा पर भी जो बोर्ड लगा रखा है वहां पर भी 1730 लिखा हुआ है, ये मैंने कंफर्म कर दिया है, एक बार आप भी कंफर्म कर दीजिए। वाकई में दोस्तों दिल गार्डन हो जाएगा और विश्वास संदीप सर के प्रति बढ़ जाएगा। जरूर एक बार देखना, जरूर सर्च करना, करेक्ट करवाओ इसको करेक्ट करवाओ, ये गलत है तो गलत हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात यहां पर? चलिए साथियों बता दूं, खेजड़ली 1730, बिल्कुल साथियों 1730 ईस्वी खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए जोधपुर से 26 किलोमीटर की दूर खेजड़ली गांव विश्नोई समाज की अमृता देवी बिश्नोई साथियों 3 पुत्रियों के साथ, कितने लोगों ने? 363। क्या बात है साथियों। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष माना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। दोस्तों 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष, कल्प वृक्ष घोषित किया भारत सरकार ने साथियों। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा कर दी। किसने? भारत सरकार ने साथियों, भारत सरकार ने। चलिए साथियों कर दिया धुआं, पढ़ लिया खेजड़ली आंदोलन। चलिए साथियों एक और घटना पर बात करते हैं साथियों, स्वतंत्र भारत की घटना, स्वतंत्र भारत के बाद के कालखंड की घटना दोस्तों। और स्वतंत्र भारत के बाद की कालखंड अगर बात करूं उसकी, तो यह है साथियों कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन साथियों, चिपको आंदोलन। अरे दोस्तों खेजड़ली से प्रेरित राजस्थान की मारवाड़ की जो पावन धरा है खेजड़ली, उस खेजड़ली की धरा से प्रेरित चिपको मूवमेंट साथियों, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन जो उस समय यूपी में था, जो आज उत्तराखंड में है साथियों, आज उत्तराखंड में है, पर उस समय यूपी में था क्योंकि उस समय उत्तराखंड नहीं बना था। मैं आपको बता दूं तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य के जिला गढ़वाल गांव रैनी साथियों, जिला गढ़वाल गांव रैनी के पास चमोली गांव भी रहता है, तो रैनी और चमोली गांव और आसपास के गांव में यह आंदोलन फैला साथियों। बिल्कुल सही बात कर ली अपन ने। चिपको आंदोलन खेजड़ली के बलिदान के बाद 1973, हालांकि इसका प्रारंभ दोस्तों, इसका प्रारंभ जो है वह 19
1970 के दशक में हो गया, इसका प्रारंभ 1970 में हो गया, पर ये फैलते 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 1973 में एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था। पर याद रखना साथियों, शुरुआत कब हुई? 1970। बिल्कुल साथियों, 1970 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चलिए साथियों, बात करते हैं चिपको आंदोलन। खेजड़ली के बलिदान के बाद 1970 अर्थात 1973 में विकराल रूप ले चुका उत्तराखंड राज्य, जिला गढ़वाल, गांव रैनी। साथियों, उत्तराखंड गढ़वाल रैनी, उत्तराखंड गढ़वाल रैनी, उत्तराखंड गढ़वाल रैनी। दोस्तों, सुंदरलाल के नेतृत्व में, सुंदरलाल के नेतृत्व में साथियों, सुंदरलाल के नेतृत्व में, बिल्कुल साथियों, सुंदरलाल के नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको आगे बढ़ाया और 1970 में इसका क्या हुआ? प्रारंभ हुआ साथियों, प्रारंभ हुआ। क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए साथियों, सन 1970 के गढ़वाल में, सन 1970 के गढ़वाल में रैनी नामक गांव में पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया, आंदोलन चलाया गया साथियों। कौन सा आंदोलन चलाया गया साथियों? कौन सा आंदोलन? नर्मदा आंदोलन, चिपको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन? इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है चलाया गया जरूर था, पर वो आंदोलन था साथियों कौन सा? अरे कौन सा साथियों, कौन सा? चिपको आंदोलन। चलिए साथियों, चिपको आंदोलन पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तैयार है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है साथियों? अमृता देवी बिश्नोई। चलिए शुरू हो जाओ फटाफट, प्रश्नों का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल साथियों, यहां पर तांडव होने वाला है। अब तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से? साथियों, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से? जवाब होगा साथियों खेजड़ी, राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष, और वह राजस्थान के राज्य वृक्ष मरुभूमि, तपोभूमि, राजस्थान सूरवीरों बलिदान की धरती, यही राजस्थान की पावन धरा। और राजस्थान के अंदर भी बात करूं तो अपनायत का शहर मारवाड़ और जोधपुर की बात करूं, यहां पर मैं स्पेशली यह घटना खेजड़ली गांव की घटना। दोस्तों, बात करता हूं अगले प्रश्न पर, बात करता हूं अगले प्रश्न पर। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अरे दोस्तों, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चलिए साथियों, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया सुंदरलाल, सुंदरलाल, सुंदरलाल। चलिए साथियों, सुंदरलाल ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। 1970 से इसका प्रारंभ होता है, 73 में विकराल रूप ले लेता है। ये थी साथियों चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल, 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 सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। चलिए साथियों, आरंभ कर दिया यहां पर प्रश्नों का। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1970 से इसका प्रारंभ माना गया। साथियों, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970। क्या बात है साथियों। खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई। खेजड़ली आंदोलन की बात करूं तो साथियों अमृता देवी बिश्नोई। बिल्कुल साथियों, आगे बात करूं, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध वृक्ष के संरक्षण से है। बिल्कुल साथियों, खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण से है। याद रखना दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण से है। कर दिया ना धुआं धुआं यहां पर। चलिए साथियों, कोई टॉपिक नहीं, कोई प्रश्न नहीं, इसी प्रकार समझाऊंगा, इसी प्रकार यहां सीधा खोपड़ी में छेद हो जाएगा। क्लियर है? पेपर बनाने वाले को सोचना है अभी तो क्या डालूंगा, क्या से सवाल लूंगा। उत्कर्ष के विद्यार्थियों से होगा ही होगा, ऐसा सवाल डालना पड़ेगा जो उत्कर्ष के विद्यार्थी नहीं कर पाए। संभव नहीं है दोस्तों, संभव नहीं है। ये संदीप सर की कलम में ताकत है, ये बात इस बात को प्रमाणित करती है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, बिल्कुल साथियों, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की थी। बिल्कुल साथियों, बहुत बड़ी जो घोषणा भारत सरकार ने की थी वो हमें दिखाई दे रही है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। बिल्कुल साथियों, किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। क्लियर हो गई बात यहां पर? बिल्कुल क्लियर है साथियों, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बात करता हूं। भारत सरकार द्वारा जीव संरक्षण हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? उसी का उल्टा सवाल पूछ लिया।
अमृता देवी, अभी आपने पढ़ा ना, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंध है, वही इसका उत्तर रहेगा साथियों। प्रश्नों का दौर और उत्तर का दौर, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। और किस क्षेत्र में दिया जाएगा, किस क्षेत्र में, वन्य जीव या जीव संरक्षण के लिए साथियों, जीव संरक्षण के लिए। क्या बात है साथियों, जबरदस्त। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला टॉपिक, स्थानीय लोगों की भागीदारी। साथियों स्थानीय लोगों की भागीदारी, 1972 का दिन पश्चिम बंगाल का वन विभाग को प्रदेश में दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए, खराब हो गए साल के वनों को पुनः भरण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता लगा। सतर्कता की, परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्यवाही से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वन कर्मचारी और ग्रामवासियों में अक्सर झड़पें होने लगी। इन झगड़ों के पीछे नक्सली जैसे हिंसक आंदोलनों को और भी हवा मिली। तो ये साथियों बहुत जबरदस्त है। 1972 पश्चिम बंगाल, आपस की बात है दोस्तों, निपटा लेंगे अभी। वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया और मिदनापुर के आराबाड़ी, साथियों आराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहां वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी AK बनर्जी, साथियों नाम याद करना, AK बनर्जी, वन विभाग के दूरदर्शी AK बनर्जी, साथियों AK बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया। उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार मिला, साथ ही उन्हें वहां से उपज 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला। मतलब साथियों एक अधिकारी AK बनर्जी और वहां के लोगों के बीच समझौता हुआ, रोजगार दिया गया, पेड़ों की रक्षा का काम दिया गया, 25% उपयोग। मतलब ये दिखा रहा है वन विभाग और जो स्थानीय लोग हैं उनका एक रिश्ता, जिसका उदाहरण AK बनर्जी, साथियों AK बनर्जी। पश्चिम बंगाल की घटना थी ये, बिल्कुल साथियों, साल के वनों के लिए। तो याद रखना दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजनाओं को कुल्ह नाम दिया गया, यह भी बाद में पढ़ेंगे। कुल्ह नाम दिया गया उत्तर हिमाचल प्रदेश है साथियों, कुल्ह नाम दिया गया वो उत्तर हिमाचल प्रदेश है, बाद में पढ़ेंगे, अभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न पहले ही आ गया। खैर कोई बात नहीं साथियों। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में 1272 हेक्टेयर भूमि का संरक्षण, 1272 हेक्टेयर भूमि का संरक्षण योगदान से संभव हुआ है। उत्तर है साथियों AK बनर्जी, साथियों उत्तर है AK बनर्जी। मतलब साथियों AK बनर्जी यहां पर इसका उत्तर रहेगा। साथियों AK बनर्जी यहां पर पश्चिम बंगाल की घटना, बिल्कुल साथियों पश्चिम बंगाल की घटना आपने देखा। साथियों वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण, साथियों प्रश्न क्या पूछा जा चुका है, बोर्ड का प्रश्न, पूरक परीक्षा 2013 का प्रश्न, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण। साथियों लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण आपके सामने। उसी प्रकार साथियों अगला टॉपिक है जल संरक्षण। साथियों जल संरक्षण किसे कहते हैं, जल्दी से बात करते हैं। जल संरक्षण किसे कहते हैं, जल संरक्षण गिरते हुए भूजल स्तर तथा पानी की कमी से बचने के लिए या जल को बचाने के लिए किया गया प्रयास। बिल्कुल साथियों जल को बचाने के लिए किया गया प्रयास जल संरक्षण कहलाएगा, जिसमें साथियों बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग में ली जाएगी। मतलब जो पानी की समस्या है दोस्तों, पानी की जो समस्या है दोस्तों, उस पानी की समस्या, क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया, पानी का स्तर कम हो गया, उपयोगी पानी कम है, इसीलिए साथियों 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस। याद रखना साथियों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक साथियों, बढ़ते हैं आगे। और सभी के लिए जल, मतलब जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है साथियों, जल ही जीवन है। अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंध है, बता दिया। अमृता देवी पुरस्कार
वन्य जीव या जीव संरक्षण के लिए संबंध रखता है। चलिए साथियों, बात करता हूं आगे के प्रश्नों पर और जल्दी से बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कुलह। साथियों, हिमाचल प्रदेश में कुलह लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था का विकास हुआ, इसे कुलह का। साथियों, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई प्रणाली व्यवस्था की व्यवस्था का एक विकास हुआ। कितने साल पहले? 400 साल पहले, जहां पर दोस्तों पानी को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। एक योजनाबद्ध तरीके से पानी को पहुंचाना, यह है दोस्तों कुलह। हिमाचल प्रदेश सिंचाई की प्रणाली, जिसको अपन ने क्या कहा? कुलह, 400 साल पुरानी। साथियों, जल संग्रहण किसे कहते हैं? जल संग्रहण का मतलब होता है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोत का विकास करना। भूमि और जल के प्राथमिक स्रोत का विकास करना। कुलह क्या है? ये पढ़ लिया। यह हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है, 400 साल पुरानी है। इसमें झरनों में बहने वाले जल को छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक लाया जाता था और दूर के क्षेत्रों तक पहले पहुंचाते थे। इस प्रकार से एक योजना हिमाचल प्रदेश में 400 वर्ष पहले, साथियों 400 वर्ष पहले जो है इस प्रकार की शुरुआत। दूसरा साथियों, ये खादीन, राजस्थान की पावन धरा, राजस्थान में जहां पर जो प्राचीन प्रथा चल रही है, जल संग्रहण की प्रथा, राजस्थान में जल संरक्षण की प्रथा, राजस्थान में जल संरक्षण की प्रथा, तो वो है दोस्तों खादीन। ये राजस्थान की बात कर ली। राजस्थान में क्या है दोस्तों? खादीन नाम की जल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मैं एक बार बता दूं आपको कि किस राज्य में क्या क्या चलता है। साथियों, खादीन बड़े पात्र या नाड़ी होता है राजस्थान में। कहां होता है? राजस्थान में। साथियों, बंधारस और ताल होता है महाराष्ट्र में। साथियों, बंधीस होता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आहार और पाइन होता है बिहार। एरीस है दोस्तों तमिलनाडु। कुलह है हिमाचल प्रदेश और बावड़ी है दिल्ली। एक साथियों सुरंगम बता देता हूं, सुरंगम करके है दोस्तों, सुरंगम, और ये सुरंगम है साथियों केरल में। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केरल का सुरंगम। तो याद रखना, एरीस तमिलनाडु का और कुलह जो है साथियों वह हिमाचल प्रदेश की है। बात कर ली अपन ने। बात करूंगा साथियों डैम किसे कहते हैं। ये आकर्षक बांध आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है साथियों। बांध हमने देखा, पर बांध बनाते समय कुछ समस्याएं होती है। क्या क्या समस्या होती है? पहली समस्या है सामाजिक समस्या, दूसरी समस्या है आर्थिक समस्या और तीसरी समस्या है पर्यावरण समस्या। सामाजिक समस्या में बड़ी संख्या में लोग इधर के उधर विस्थापित होते हैं। अरे लोगों को उनके घर से निकाल दिया जाता है, अर्थात पुनर्वास कर दिया जाता है, पुनर्विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये सामाजिक समस्या। दूसरे पे बात करूं आर्थिक समस्या, इसमें दोस्तों जनता का बहुत अधिक धन लगता है। बांध बनाने में जनता का बहुत अधिक धन लगता है। और तीसरा दोस्तों, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर जंगल के जंगल उजड़ जाते हैं, पेड़ के पेड़ कट जाते हैं। तो साथियों ये पर्यावरणीय समस्या है। ये बात कर ली। सुरंगम केरल में है, याद रखना। सुरंगमा कहां है? केरल में। ठीक है, क्लियर कर देना इसको। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। बांध से लाभ क्या है? सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। विद्युत का उत्पादन हो रहा है साथियों, बिजली बन रही है। और तीसरा, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण होना। तो ये सिंचाई के लिए जल मिलना, विद्युत का उत्पादन होना, ये सारे दोस्तों। अब बात करते हैं कौन कौन से बांध कहां कहां पर है। टिहरी बांध दोस्तों, भागीरथी नदी, मतलब जिसको गंगा नदी कहती है। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और ये बना हुआ है साथियों उत्तराखंड में। कहां बना हुआ है? उत्तराखंड। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी दोस्तों, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात राज्य में बना हुआ है, गुजरात। उसी प्रकार भागड़ा नाकल बांध सतलुज नदी पर बना है। एक प्रश्न दोस्तों ये भी आता है, मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न ये भी आता है कि 1970 में जो तवा बांध था साथियों, तवा बांध के लोगों को
आज भी पुनर्वास के लिए उन्हें जूझना पड़ रहा है। तवा बांध 1970, कौन सा बांध? तवा बांध, याद रखना साथियों, तवा बांध। चलिए साथियों प्लीज, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना? साथियों सरदार सरोवर, व्यास, गंगा, नर्मदा, तवा। साथियों सरदार सरोवर बांध, बिल्कुल साथियों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। बता दूं गुजरात में बना है साथियों। इसको लेकर जो आंदोलन हुआ था, मेधा पाटेकर ने इसका नेतृत्व किया। मेधा पाटेकर ने इसका नेतृत्व किया। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध साथियों किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी, गुजरात में। मेधा पाटेकर साथियों, मेधा पाटेकर याद रखना, बिल्कुल साथियों याद रखना, मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर ने इसका नेतृत्व किया। टिहरी बांध साथियों, टिहरी बांध याद रखना दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? मुझे लगता है गंगा नदी, भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध, बिल्कुल ठीक। और टिहरी बांध किस राज्य में बना है? बता दूं साथियों, टिहरी बांध बना है उत्तराखंड राज्य। क्लियर कर दूं साथियों, उत्तराखंड राज्य, टिहरी बांध। कौन सी नदी? गंगा नदी साथियों, गंगा नदी। बड़े बांध के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 तीन समस्याएं बताई थी साथियों। आर्थिक समस्या बताई थी, सामाजिक समस्या बताई थी और पर्यावरणीय समस्या बताई थी। अरे दोस्तों, तीन प्रकार की समस्याओं पर बात कर ली, तीन प्रकार की समस्याएं। अब बात करता हूं साथियों जल संग्रहण। जल संग्रहण पारंपरिक प्रौद्योगिकी द्वारा भारत के वाटरमैन, साथियों भारत के वाटरमैन देश के सबसे शुष्क क्षेत्र के सूखाग्रस्त गांवों के हजारों ग्रामीणों की जिंदगी बदली। साथियों वो वाटरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह साथियों, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिसको वाटरमैन कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है वाटरमैन कौन? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। वाटरमैन कौन? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। क्लियर हो गई बात यहां पर? तो दोस्तों आगे बात करते हैं वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। मतलब दोस्तों जमीन के अंदर जल को जो संरक्षित किया जा रहा है, भूमिगत जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। भूमिगत जल के रूप में इसको संरक्षित किया जाता है। साथियों स्थलीय जल की तुलना में भौम जल, मतलब भौम जल का मतलब होता है भूमिगत जल के क्या फायदे हैं। भूमिगत जल के क्या फायदे हैं, भूजल के क्या फायदे हैं? पहला फायदा यह वाष्पित नहीं होता। सूर्य के प्रकाश की किरणों के द्वारा, सूर्य के प्रकाश की किरणों के द्वारा वाष्पित नहीं होता। यह बड़े भूभाग में फैला एक बड़े क्षेत्र की फसलों को नमी प्रदान करता है। तीसरा, यह मच्छरों को नहीं पन पाता है। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों, ये सारे भूमिगत जल की बात कर ली। साथियों डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत की क्या कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। भारत के साथियों, भारत के वाटरमैन के नाम से कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र सिंह साथियों, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। क्लियर हो गई? 1970 में बने साथियों तवा बांध। याद रखना दोस्तों, 1970 में बना हुआ तवा बांध। कौन सा बांध? तवा याद रखना, ये तवा बांध, जिनको आज भी लाभ नहीं मिला। जो उनसे वादा किया आज भी उनको लाभ नहीं मिला। तो साथियों ये अपन ने पढ़ लिया, भूमिगत जल की बात कर ली। अब बात करता हूं साथियों कोयला और पेट्रोलियम। साथियों कोयला और पेट्रोलियम क्या है? हमारा अंतिम टॉपिक में हम आ चुके हैं साथियों, हमारा अंतिम टॉपिक कोयला और पेट्रोलियम। साथियों कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात ये कभी न कभी दोस्तों समाप्त होंगे, कभी न कभी समाप्त होंगे साथियों, कभी न कभी समाप्त होंगे। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, इन्हें जीवाश्म ईंधन। प्रश्न पूछा गया जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला पेट्रोलियम। कोयला पेट्रोलियम क्या है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन। इनका निर्माण 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से, मतलब जब पृथ्वी की उथल पुथल हुई थी तब जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ साथियों। लाखों वर्ष पहले पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो जैसे कोयले के 4 प्रकार, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। साथियों कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्षों तक उपलब्ध रहेगा। आज जैसे हम कोयले का उपयोग कर रहे हैं, आने वाले 200 साल में
कोयले का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसी प्रकार पेट्रोलियम, वर्तमान दर से प्रयोग करने वाले पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्षों तक रहेगा साथियों, अगले 40 वर्षों तक रहेगा। साथियों कोयला एवं पेट्रोलियम किसके उदाहरण है? बिल्कुल साथियों जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा, मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 का प्रश्न है, कोयला और पेट्रोलियम किसके उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। मैं आपको बता दूं साथियों, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां, पहला वायु प्रदूषण होता है साथियों। वायु प्रदूषण का मतलब होता है हानिकारक गैसें निकलती है, CO2 गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, NO2 गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। ये हानिकारक गैसें निकलती है जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है साथियों। कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, श्वास लेने वाली समस्याएं सबसे ज्यादा होती है, श्वास लेने वाली समस्याएं सबसे ज्यादा होती है। उसी प्रकार साथियों वैश्विक तापमान बढ़ता है, मतलब गर्मी बढ़ती है साथियों, तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ये यहां पर जीवाश्म ईंधन को जलाने से हो गई हानियां। साथियों जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? बिल्कुल साथियों SO2 NO2, याद रखना साथियों SO2 और NO2 गैसें, SO2 और NO2 गैसें उत्पन्न होती है साथियों। बिल्कुल सही। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के प्रमुख उपाय साथियों, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के प्रमुख उपाय साथियों, जब भी यात्रा करें, अब जैसे मैं अकेला हूं तो कार लेकर क्यों जाऊं साथियों, क्यों लेकर जाऊं कार? मैं चाहता तो मोटरसाइकिल पर अकेला आ सकता था, ईंधन की बचत होती। मैं अगर चाहता दोस्तों तो मैं जो सार्वजनिक बस होती है बस में आ जाता, कहां दिक्कत थी? देश का ईंधन बचता। अगर नजदीक में जाना है तो पैदल जाऊंगा, साइकिल का प्रयोग करूंगा, पर देश के ईंधन को बचाऊंगा। यह पहली बात होती है। दूसरी बात दोस्तों, वाहनों में ऊर्जा दक्ष इंजनों का प्रयोग किया जाए। जिन वाहनों का उपयोग कर रहे हैं ऊर्जा दक्ष इंजनों का प्रयोग करें साथियों। घरों में बल्ब के स्थान पर LED का या CFL का उपयोग करें साथियों। बल्ब के स्थान पर LED का उपयोग करें या CFL का उपयोग करें। चलिए साथियों 2 या 3 मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें साथियों। सर्दी में हीटर मत चलाओ, सिगड़ी मत जलाओ, इसके बदले में एक स्वेटर ज्यादा पहन लो, एक स्वेटर ज्यादा पहन लो दोस्तों, एक स्वेटर ज्यादा पहन लो। भोजन पकाने के लिए सौर ऊर्जा व प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाए साथियों। ये सारी अपन ने बात कर ली, क्लियर हो गई ये सारी बातें? तो बिल्कुल क्लियर है, तो लगता नहीं कोई दिक्कत होगी साथियों। और इसी के साथ मेरा अध्याय यहां पर समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक 7 बजे कल भी मैं आपसे मिलने वाला हूं। आपके जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आ रहा हूं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, 7 बजे मेरा इंतजार करना, ठीक है दोस्तों? इंतजार करोगे ना? पूरा विश्वास है करोगे, बिल्कुल करोगे, मेरे से मुलाकात भी करोगे और अपनी समस्याओं का समाधान भी करोगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, हमारा पाठ्यक्रम पूरा समाप्त, बिल्कुल ठीक समय पर। तैयारी दमदार तरीके से करो साथियों, दमदार तरीके से तैयारी करो, लग जाओ मिशन में और यह सपना पूरा करके दिखाओ जो आपने देखा है। जो आपने सपने देखे उनको पूरा करो। मैंने आपका पाठ्यक्रम करवा दिया है साथियों, बिल्कुल क्लियर है। राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम हो चुका है, मतलब राजस्थान बोर्ड का सुपड़ा साफ, मतलब विज्ञान का कोई प्रश्न हमसे बचकर नहीं जाएगा। क्या बात है साथियों, साल का सर्वश्रेष्ठ ऑफर मेरे सामने है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि क्लास 11 12th में जब आप जाएंगे तो इस प्रकार के सारे विषयों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल कम प्राइस, एकदम रिजनेबल प्राइस है साथियों। फटाफट से एक बार ऐप को ले लीजिए, अपने पास रिजर्व रख लीजिए, जो सब्जेक्ट आपको चुनना है। सिलेबस मैंने पूरा करवा लिया, उम्मीद है। और जो चैप्टर आपको लग रहा है डाउट है, दोबारा देखो, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है दोस्तों, कहीं गया नहीं है, वीडियो पड़ा है, PDF पढ़िए, देख लीजिए कहां दिक्कत आ रही, बढ़िया तरीके से पढ़िए। कहीं छोटी मोटी त्रुटि रह गई अपने स्तर पर उसको सुलटा दीजिए, ठीक है साथियों? इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लूंगा, फिर मिलेंगे अब कब? ठीक 7 बजे आपकी समस्याओं के साथ। बहुत